हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए अननोन पीरियड से रिलेटेड बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में मैंने केवल आपको स्व पीरियड के बारे में पढ़ाया था। तो अननोन पीरियड के बारे में आज हम जानेंगे अननोन पीरियड क्या होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे गांव में ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो गलत होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर मतलब जो उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट करता है, उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हिंदी में हम जैसे बोले इसको अन्योन्य प्रेरण। ओके, तो अन्योन्य प्रेरण का काम क्या होता है? अन्योन्य मतलब अन्य, अदर। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर ये जो हमारी कॉइल है, मान लो ये कॉइल बनी हुई है, एक सर्किट से कनेक्टेड है, इसमें रियो स्टेट लगा हुआ है। रियो स्टेट मतलब कि यहाँ पर आर एच लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, हिंदी में बोलते हैं इसको धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक के द्वारा क्या होता है? धारा को नियंत्रित किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर धारा नियंत्रक के द्वारा हम धारा को चेंज करें, धारा में बदलाव करें, धारा के मान में परिवर्तन करें, और इसके पास में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, कुंडली रखी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे रखी हुई है तो ये 1 किलोमीटर पर रखी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों बहुत बहुत पास रखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अननोन पीरियड नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब पास में भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सेल्फ इंडक्शन हो जाए। तो ये पास में होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर हम इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे, धारा में परिवर्तन करेंगे मतलब पहला केस हमने लिया है इसमें कुंजी को दबाने पर। कुंजी को दबाने पर मतलब क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो होगा। अब हम करंट फ्लो तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ रियोस्टेट के द्वारा हम इस करंट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी को पता है मूविंग करंट या फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हमने फैराडे के नियम पढ़े हैं कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ हमने लेंज का नियम भी पढ़ा है कि प्रेरित धारा उस पर्पल में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इसकी दिशा सदैव ऐसी होगी कि वह उस कारक का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो जैसे ही इस कॉइल में फ्लोइंग करंट जो अगर हम चेंज करते हैं तो इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। तो अगर इसके पास में जो कॉइल रखी है, तो कॉइल जो रखी है उससे संबद्ध फ्लक्स में भी तो चेंज होगा। ठीक, तो अब एकदम से जब इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें भी क्या होने लगेगा? जब फ्लक्स में चेंज होगा तो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग एक विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हम इसमें कह रहे हैं कि इसमें करंट, अब जिसमें हम परिवर्तन करते हैं धारा में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अपने आप होता है अन्योन्य पीरियड के द्वारा, उसको हम बोलते हैं द्वितीय कुंडली। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी कॉइल में जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो साथ ही साथ सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न होगा या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर होगी कि वो उस कारक का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो जो कुंजी को दबाने पर धारा किधर प्रवाहित हो रही है? धारा तो इधर प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या करेगी? इस धारा के बहने का विरोध करेगी। धारा के बहने का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो विरोध करेगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। ठीक है गाइस? अच्छा, अब ठीक बिल्कुल इसका हम अपोजिट करते हैं। जैसे इस कुंजी को जो है छोड़ा जाएगा, कुंजी को जब छोड़ेंगे तो धारा का क्या हो रहा है? धारा बह तो उधर ही रही है, लेकिन धारा बंद होने का विरोध होगा। धारा बंद होने के विरोध के चक्कर में ये क्या होगा? ये इसका विरोध करेगी, बंद होने का विरोध करेगी, तो उसका मतलब धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगेगी। आया समझ नहीं आया? तो ये जो घटना होती है इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। एक कुंडली में अगर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो तो दूसरी कुंडली में अगर परिवर्तन होने लगे विद्युत धारा के मान में, या उसमें धारा प्रवाहित होने लगे, तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से इसी सिद्धांत पे जो काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है, और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। आगे मैं ट्रांसफार्मर के बारे में आपको एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। बाकी वैसे बहुत सिंपल है, उसका छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही होता है। उसमें भी दो कॉयल होती है, प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, प्राइमरी कॉयल में हम वोल्टेज धारा की मान में परिवर्तन करते हैं, तो सेकेंडरी कॉयल में ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब अननोन पीरियड पढ़ेंगे, जैसे हमने स्वप्रेरक में स्वप्रेरकत्व पढ़ा या स्वप्रेरक गुणांक पढ़ा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अननोन पीरियड में अननोन प्रेरकत्व पढ़ेंगे, या जिसे बोलते हैं अननोन प्रेरक गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था वहाँ पे। और यहाँ होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल क्यों बोलते हैं उसको? म्यूचुअल का मतलब होता है एक में परिवर्तन करने की वजह से दूसरे में हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल मतलब समझते हैं ना, जैसे कूलाम के नियम में पढ़ा, तो वो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक आवेश पर खुद ही बल लग जाएगा, दूसरे की वजह से बल लगेगा, और दूसरे पर पहले वाले की वजह से बल लगेगा, तो वो भी जो होता है वो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है। जैसे आजकल सुना हुआ आपने कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर कराते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब एक उसके स्थान पर जाएगा, जो उसके स्थान पर है वो उसके स्थान पर जाएगा, मतलब आपस में ट्रांसफर जो कर लेते हैं उसको म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब एक दूसरे से संबंध होता है, उसका मतलब म्यूचुअल होता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ प्राइमरी कॉइल में जैसे ही परिवर्तन करते हैं, सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसलिए यह घटना कहलाती है अन्योन प्रेरण। तो हम देखेंगे अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण तो देख लिया हमने, अन्योन प्रेरण के बाद हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, तो मैं अब इसको रेड कर देता हूँ, चाहो तो आप लोग बना लो, मैं बुक में ये डायग्राम बनाऊंगा, तो मैंने नोट्स में भी आपको बनवाया था। अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें इतनी कठिन है नहीं, लेकिन अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें ये चीज़ें बहुत कठिन लगेगी। एक कॉल आ रही है, मैं अभी बाद में बात करता हूँ उससे। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा था, क्योंकि मैं बाद में बात करता हूँ मेरा। हेलो, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? तो जैसे हमने स्वप्रेरकत्व पढ़ा था, स्वप्रेरक गुणांक, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो अभी हमने बताया था कि जैसे ही प्राइमरी कॉइल में अगर करंट की वैल्यू में परिवर्तन करेंगे, तो सेकेंडरी कॉइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो होगा कि अगर मान लो सेकेंडरी कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल, उसमें फेरों की संख्या N2 है, और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या N1 है, N1 और ये N2। इससे संबंधित फ्लक्स मान लो phi1 है शुरुआत में, तो इसमें और इसमें संबंध कितना है? phi2। ठीक, इसमें प्रवाहित धारा I1 है और इसमें प्रवाहित धारा I2 है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, आप इसको थ्योरी में लिख सकते हैं। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो अगर हम बोले अन्योन पीरियड के सिद्धांत के हिसाब से, तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि N2 इंटू जो phi2 है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I1। अगर I1 में चेंज करेंगे तो फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा, है ना। तो टोटल संबद्ध फ्लक्स यही तो हो गया, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? I1 पे। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो N2 phi2 इक्वल टू क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो कितना आता है? M आता है। ठीक है, क्या आता है? M आता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी बताएंगे इसके बारे में। तो M क्या है यहाँ पर? M है यहाँ पर एक नियतांक, जैसे हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। तो M की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? N2 phi2 अपॉन I। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन ही बना सकते हैं। ये M क्या है यहाँ पर? M को ही बोलते हैं अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व।
म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक डेफिनेशन तो इसकी यहाँ पर बन जाएगी, मतलब कांस्टेंट है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और क्या कांस्टेंट की वैल्यू इस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की उस पदार्थ पर निर्भर करता है, और क्या आकार वगैरह दे रखा है उसमें निर्भर करेगा। बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर I1 की वैल्यू आपने बंद कर दी, तो I1 की वैल्यू बंद करने पर m जो होगा वो n2 phi2 के इक्वल हो जाएगा। एक डेफिनेशन तो इसकी इससे बन जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडलियों, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो, तो कुंडलियों का, अब कुंडलियों का, दोनों कुंडलियों का बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि एक कुंडली का अपने आप खुद नहीं बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वरना तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होगा। दोनों कुंडलियों का होगा तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो इसको दोनों कुंडलियों का संयोजकत्व बोला जाएगा, ठीक। तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ये हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक डेफिनेशन अभी हम इसकी और बनाएंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैराडे का नियम, हमने पढ़ा है। अब ये जनरेट जो हो रहा है वो किसमें जनरेट हो रहा है, प्रेरक विद्युत वाहक में जनरेट हो रहा है वो, एक मिनट जरा स्टार्ट सॉरी गाइस। अच्छा, तो हमने फैराडे का नियम पढ़ा। अब ये जनरेट किसमें हो रहा है, E2, मतलब दूसरी कुंडली में जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे E2 बराबर कितना आएगा, फैराडे का नियम क्या है, फैराडे का नियम सबको पता होगा। तो फ्लक्स कितना है, N2 और हम परिवर्तन कितना कर रहे हैं, d∅/dt, यही तो है। तो d∅/dt, ओके, यही तो होता है। तो यहाँ से अगर E2 की वैल्यू देखा तो E2 कितना आ जाएगा, E2 इक्वल टू, यहाँ से हम निकालें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लो इसको, क्योंकि यहाँ पर तो अब हमने क्या लिया, N2 phi2 लिया है ना। तो N2 phi2 का आप ऐसा करिए, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे तो ये होता है डेल फाई अपॉन डेल टी होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कोई नहीं है, इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा N2 इंटू डेल फाई, तो d∅/d2 लिखेंगे dt। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन हो रहा है लेने के नियम के अकॉर्डिंग, E2 इक्वल टू N2 और या इसको ऐसे लिख दो माइनस d/dt N2 phi2 d2 अपन dt, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से आप देखो तो N2 phi2 की वैल्यू कितनी है, N2 phi2 की वैल्यू mi1 है, तो हम यहाँ पे रख दें, तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू माइनस d/dt mi1, ओके। अब ये तो mi1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो m है वो कांस्टेंट है, तो ये बचेगा हमारे पास E2 इक्वल टू माइनस m कांस्टेंट है तो di1/dt, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा m इक्वल टू E2 माइनस ऑफ di/dt। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन हमें और मिल जाएगी इसकी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। क्या डेफिनेशन मिलेगी कि अगर di1, बेसिकली यहाँ पर di1 है, di1 अगर di1/dt की वैल्यू अगर हम बंद कर दें 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, तो m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, m जो होगा माइनस E2 के इक्वल, ओके। तो क्या डेफिनेशन मिलेगी कि कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है, यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा की प्रवाह की दर क्या हो, एकांक हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अब अगर आप इसका मात्रक बनाना चाहेंगे तो मात्रक यहाँ से बना सकते हैं। मात्रक क्या बनेगा इसका, E2 का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और इसका मात्रक
एम्पियर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, या यहीं पर लिखो एम्पियर पर सेकेंड, या यही जो मात्रक होता है इसको हम हेनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे स्वतंत्र का मात्रक हेनरी होता है, इसका भी मात्रक हेनरी होता है। कभी भी एक हेनरी की डेफिनेशन पूछ जाती है, एक हेनरी क्या होता है? तो एक हेनरी वो कुंडली का अन्वयन प्रेरकत्व के बराबर होता है। वह अन्वयन प्रेरकत्व होता है जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 अंक हो और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल क्या हो? 1 वोल्ट हो, तब उसका जो अन्वयन प्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनेशन इसकी बनाते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि अन्वयन प्रेरकत्व क्या होता है। तो अब इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वृत्ताकार 2 कुंडली हो तो उनका अन्वयन प्रेरकत्व क्या होगा? जो समाक्षी हो, समाक्षी का मतलब जिनका जो एक्सिस हो वो एक ही हो, तो एक डेरिवेशन ये है। और दूसरा है 2 धारावाही प्रणालिकाएं हों और जो समाक्षीय रखी हों, तो दोनों धारावाही प्रणालिकाओं का कितना अन्वयन प्रेरकत्व होगा। तो ये 2 डेरिवेशन हम अभी इसमें करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। विमीय सूत्र वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र में कुछ नहीं है। E2 का विमीय सूत्र आपको पता ही होगा, I1 का पता होगा, DT का पता होगा, आप इससे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें और भी चीज़ें कवर करनी। ओके, तो मैं बात कर रहा था समाक्षीय। समाक्षीय मतलब कोएक्सियल, ठीक है। समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियली सर्कुलर कोइल्स, ठीक है। अब इसका डायग्राम में नहीं बनाना, डायग्राम में वैसे कुछ है नहीं, आप चाहो तो इसको बना सकते हो। जैसे मान लो एक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली ले ली हमने, और ये इनकी अक्ष जो है ये समाक्षी है, मतलब इस तरह से रखी हुई है। आपको प्लेन इसका इस तरह से लेना है, ठीक है, ये प्लेन है। और दूसरी कुंडली इसके पास में रखी हुई है। अब एक प्राइमरी होगी तो दूसरी सेकेंडरी होगी। अब मान लो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें इसको हमने किसी बार से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करा रहा है, रियोस्टेट लगा रखा है, इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। इसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे हम तो इसमें ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा, तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करेंगे। यहाँ पे हमने कुंजी लगा रखी है, ठीक है। इस तरह से धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब मान लो प्राइमरी वाली जो कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या हमने N1 ले ली और इसमें N2 ले ली, ठीक है। अब N1 और N2 का मतलब आपको पता ही है, N1 मतलब फेरों की संख्या, इसमें N2 फेरों की संख्या। इससे संबंधित फ्लक्स हमने ले लिया F1, तो इससे Φ2 ये फेरे से, तो टोटल N1 Φ1 और टोटल N2 Φ2। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो हमने मान लिया वृत्ताकार कुंडली है, दोनों की रेडियस क्या है, एक की R1 है तो दूसरी की क्या है, R2। एक की रेडियस कितनी है, R1, दूसरी कितनी है, R2। ये डायग्राम की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो प्राइमरी कोयल जो होगी, प्राइमरी कोयल हमें निकालना क्या है, दूसरी कोयल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहकों की सहायता से, या फिर बिना उसके भी हम कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, दोनों कोयल का कितना होगा। दोनों कोयल का कंबाइंड संयुक्त होता है, ठीक है, कंबाइंड होता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इस से संबंधित पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर मान लो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, कितनी है, I1, ठीक है। तो इस वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1 कितना होगा, V1 = μ0/4 पाई
और इसमें पाई नहीं आता, सॉरी। तो म्यू नॉट आई अपॉन ये होता है 2, अगर इसकी रेडियस कितनी है R1 तो ये हो जाएगा 2R1, और धारा I1 है तो ये I1। अब दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ2 बराबर, वो φ2 बराबर होगा φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 इंटू A1। A1 का मतलब है पहली कुंडली, या सॉरी B1 इंटू A2, ये पहली कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी कुंडली का एरिया, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो φ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, φ2 इक्वल टू आ जाएगा B1 इंटू A2 है, तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 बटे 2R1 इंटू A2 का मान कितना होगा, अगर इसकी रेडियस R2 है तो ये हो जाएगा A इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ये कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो φ2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इससे संबंधित टोटल फ्लक्स, अगर फेरों की संख्या N2 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, N2 φ2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो N2 इंटू φ2, फ्लक्स कितना हो जाएगा, N2 इंटू φ2 बराबर कितना होता है, N2 इंटू φ2 बराबर होता है M इंटू आई के, और M इंटू I1 के होता है। ठीक है, मान लो ये इसका क्या है, कुंडलियों का अन्वयन विभक्तर, तो यहाँ से हमें M का मान ही तो निकालना, तो M इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N2 φ2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा I1। तो यहाँ में अपन क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे इसकी, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये N2 अपॉन I1 इंटू φ2 की वैल्यू रख देंगे, तो म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाई 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, तो आंसर जो बचेगा हमारे पास म्यू नॉट I1 और पाई का बाहर बना देंगे, पाई म्यू नॉट I से बनता है I1 तो कैंसिल ही हो गया, R2 स्क्वायर अपॉन NR1, ये इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, आप सब लोग इसको नोट कर सकते हो। तो ये वृत्ताकार कुंडलियों का अन्वयन परिकत्व होगा जब वो समाक्षीय हो। ओके, आप तब तक इसको नोट करिए, हम अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें अगला डेरिवेशन क्या है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, जो फ्लक्स होगा, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या हमने N1 ली है ना, तो ये N1 और इसके साथ में चलेगा। आप इसको ठीक कर लीजिए, N1 I1, तो N1 I1 हर जगह साथ चलेगा, N1 I1। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, वही मैं कहूँ कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, तो N1 I1 हर जगह कर लेंगे, N1 I1, तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा N1, और ये यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये N2 ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा N1 इंटू N2, ये आएगा N1 इंटू N2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अब इसको हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होगा, देखो क्या बनेगा इसका, सब लोग नोट कर लीजिए, पेन और पेपर निकल रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू, सॉरी M इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना बचेगा यहाँ, डिवाइडेड बाई कितना बचेगा R1 तो इसको, हाँ ठीक है, म्यू नॉट अपॉन R1, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। ठीक है, इंटू N1 N2 आप बाहर लिख सकते हैं, और पाई और बचा, तो पाई को आप यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, पाई
पाई और ये म्यू नॉट R2 स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आ जाए। ओके, अच्छा और कुछ भी रह गया क्या इसमें? अच्छा 2 और रह गया, हाँ 2 और, तो पाई इंटू 2R, ये ऐसा कर लेते हैं हम, इसको ऐसा लिखें पाई म्यू नॉट अपॉन 2 R2 स्क्वायर बटे R, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है म्यू नॉट 2 पाई और R2 R1 पहले 6 करेंगे तो ये सब कांस्टेंट है, और फिर हम इनका भी ऐसा कांस्टेंट करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरह से m देखा है तो m ये कांस्टेंट ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर, दोनों कुंडलियों की रेडियस पर और n1 n2 फेरों की संख्या पर। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई बीच में वो हमने सही कर दी है, और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक कर लें। ठीक है, ठीक है, अगला हम डेरिवेशन करते हैं धारावाही प्रणालिकाओं के लिए। तो समाक्षीय धारावाही प्रणालिकाओं के लिए कितना होगा? सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम उसको बनाते हैं तो समाक्षीय धारावाही प्रणालिकाओं, धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली करंट कैरिंग सोलेनोइड, डायग्राम पर आप लोग मत आना, डायग्राम इसका बनाना वैसे इतना टिपिकल भी नहीं है, लेकिन मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, हम मान के चले ये बड़ी प्रणालिका है। अब इस बड़ी प्रणालिका के अंदर हम मान के चल रहा है, इस बड़ी प्रणालिका की रेडियस है, हम मान के चल रहे हैं कितनी है, वो है R2। बड़ी प्रणालिका की रेडियस है R2 है। और जो समाक्षीय का मतलब इसके अंदर एक और प्रणालिका हम रख देते हैं, और वो प्रणालिका में कुछ इस तरह से बना है। अक्षय में भी दोनों की सेम है, लेकिन मैं रेडियस की अलग अलग लेंगे, और दूसरी प्रणालिका इसमें अंदर, एक मिनट सही से बना देता हूँ। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, ये हमने एक और प्रणालिका बना ली, और इसकी जो रेडियस है वो हम मान के चलते हैं कितनी है, ये सॉरी रेडियस है, तो रेडियस हम यहाँ तक लेंगे, इसकी रेडियस इसकी कितनी है R2, और इस छोटी वाली की रेडियस है R1। ठीक है,
तो मान लो कि प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या, तो टोटल जो लंबाई है मान के चलना प्रणाली कितनी है, एल है। ठीक है, लंबाई दोनों की लगभग समान है, लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। ठीक, तो प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में, इसको हम प्राथमिक प्रणालिका में हम बोल, प्राथमिक मतलब वो जिसमें हम धारा परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है मान लो कितनी, एक में I1 प्रवाहित हो रही है धारा, और इसमें जो फेरों की संख्या है प्राइमरी वाली में हमने मान दिया एक, ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और N2 है, N1 व N2 है। ठीक है, प्रत्येक एकांक लंबाई फेरों की संख्या, टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N1 और N2। ठीक है, तो अब सभी ने करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसकी अच्छे पर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, तो वो सबने डेरिवेशन पढ़ा हुआ। तो हम पहली कुंडली की अगर प्रणालिका की अच्छे पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो V1 कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू μ0 N I1। आई थिंक सबने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली कुंडली से संबद्ध हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता लग गया, पहली कुंडली की पहली प्रणालिका के कारण कितना इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो कितना होता है V1 = μ0 N I, और इसका जो डेरिवेशन है वो एम्पियर के परपति नियम से कराया गया। ठीक है, तो अब V1 का मान हमें पता लग गया, तो V1 की वजह से जो दूसरी कुंडली से संबद्ध, दूसरी प्रणालिका से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो कितना होगा ∅2, और ∅2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, V1 × A2। ओके, V1 × A2, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू लगा देंगे, V1 की वैल्यू है μ0 Ni1 × A2 कितना होगा, A2 होगा πr2²। ओके, तो ये ∅2 की वैल्यू आ गई। अब सेम कंडीशन इसमें भी वही करनी है, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की जो वैल्यू होगी N2। अब यहाँ पर देखो कैपिटल N2 और कैपिटल वो लिख रहा हूँ, कैपिटल N1 का मतलब क्या होता है, कैपिटल N1 का मतलब होगा N1 × L, और N2 का मतलब क्या होगा N2 × L, क्योंकि मास टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा N2 ∅2/I1। तो N2 की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 की जगह वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n2 × L, N2 × L अपॉन I1 × ∅2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा μ0 Ni1 ∅r2²। ओके, तो सॉरी यहाँ पे कितना आएगा N1। तो अब देखो I1 से I1 यहाँ पे धारा के मान पर दोनों ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निर्भर नहीं करता है, ना ही सरफेस का निर्भर करता है। ये जो है एक तरह से बोला जाए तो कांस्टेंट होते हैं, मटेरियल पर निर्भर करते हैं, और क्या लेंथ वगैरह भी रखी है, क्या रेडियस वगैरह भी रखी है, उस पर निर्भर करते हैं। तो अब हम यहाँ से देखें तो फॉर्मूला इसका हमने क्या आपने देखा, पाई तो बचेगा ही बचेगा, और ये सब चीज़ें बचेंगी, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाएगा, आप लोग अगर इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला। आपको मुझे लगता है कि एक इतने से पेज में आपको पूरा ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, बस थ्योरी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, मैंने जो लिखवाई है आप उसको देख लीजिए, थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर देखते हैं, फाइनल आंसर क्या आएगा, n = आ जाएगा पाई μ0 N1 N2 और कितना बचेगा L r2²। ये इसका फॉर्मूला है। देखो इसमें सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सबको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको ठीक से देखिएगा बार बार रिपीट करके, तो आपको ये डेरिवेशन जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।